नमस्कार दोस्तों, सभी को शुभ प्रभात दिन हमारे तरफ से। गौरंग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित से। बाजार में पिछले हफ्ते के दायरे के कारोबार के बाद हमने सोमवार की सुबह एक अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत होती देखी और अंत भी सर्वोच्च स्तर पर हुआ सोमवार को। कल यानी कि मंगलवार को सोमवार की परछाई ऊपर के तरफ के दायरे की दिखाई दी बाजार में, लेकिन जब कल बाजार बंद हुआ तो मामूली सी गिरावट, जिसे हम बाजार की भाषा में फ्लैट टू नेगेटिव कहते हैं, उस पर बंद हुआ। और आज जब शुरुआत हुई तो थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन वो कमजोरी फिलहाल जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो करीबन 290 पॉइंट की कमजोरी सेंसेक्स पर दिख रही है और करीबन 90 पॉइंट के आसपास की कमजोरी निफ्टी पर दिख रही है। तो ये मेरे ख्याल से एक फिर से दर्शाता है बाजार का पहले तो सक्षम रूप, जिस तरीके से हम 1 फरवरी के बाद 8 या 10 फरवरी तक ऊपर के दायरे बनाए, सर्वोच्च स्तर बनाया, फिर एक हफ्ते का कंसोलिडेशन हुआ, दायरे में कारोबार हुआ, फिर इस हफ्ते सोमवार को हमने फिर से एक सर्वोच्च स्तर बनाया, उसका एक सर्वोच्च स्तर हमने कल भी फिर से बनाया, और अब ये कंसोलिडेशन, मुनाफा वसूली, जो भी आप कहते हैं, ये मेरे ख्याल से दर्शाता है बाजार में कि बाजार की सेहत अच्छी है। और हर एक सर्वोच्च स्तर के बाद जैसे हम पहले भी आपको बाजार की राय दे रहे थे कि एक स्तर ऊंचा बनने के बाद बाजार कंसोलिडेट होता है कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, फिर एक निचला स्तर मजबूत बुनियाद बना करके फिर से बाजार ऊपर के तरफ के दायरे शुरू करता है। और यही मेरे ख्याल से बाजार का नियम रहेगा। तीसरी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगे इस हफ्ते। थोड़ी बहुत छोटी मझौली कंपनियों के नतीजे आते रहेंगे शुक्रवार तक, और फिर हम बातचीत करेंगे क्या होगा अगले साल, और शायद कुछ अनुमान बारिश को लेकर के भी लगाए जाएंगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। और क्या वो रणनीति होगी सरकार की और क्या नीतियां होगी सरकार की जमीनी स्तर पर लागू करने से, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में कामकाज करने वाली कंपनियां, उनका भविष्य, उनके साथ साथ कंपनियों में काम करने वाले का भविष्य, कंपनी के शेयर में निवेश करने वाले निवेशकों का भविष्य क्या होगा। तो ये सभी आकलन अगर आप हमें पूछे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई नकारात्मक परिस्थिति हमें दिखाई नहीं देती कि कोई भी कमजोरी आएगी। हाँ, कुछ दिन बाजार मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है, कुछ दायरा नीचे की तरफ का बन सकता है जैसे, लेकिन मैंने पहले जिक्र किया कि ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और एक मौका मिलता है नए लोगों को बाजार में आकर के निवेश करने के लिए। जहां तक रहा ये नतीजों का सवाल, जैसे मैं बात कर रहा था, तो जो भी आंकड़े हमने देखे हैं क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के आधार पर, वो एक बात तो निश्चित तौर से हमें बताती है कि चौथी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के और आने वाले वित्तीय वर्ष के और भी मजबूत होंगे। उसी तर्क के आधार पर मेरी आप लोगों से दरखास्त होगी, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि गिरावट पर खरीदारी का मौका होता है। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप अनुशासन, वित्तीय अनुशासन से निवेश करें, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, जानकारी करके, अभ्यास करके निवेश करें ताकि लंबी अवधि में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिले। छोटी मझौली अनजाने नामों से दूर रहें, रॉबिनहुड बनने की कोशिश न करें, और कम शेयर्स खरीदे अच्छी कंपनियों के, न कि अनजान कंपनियों के बड़े बड़े आंकड़ों में शेयर खरीद ले। इससे आपकी सेहत और आपकी पूंजी को हानि पहुंच सकती है। कच्चा तेल उबार पर है और $63 प्रति बैरल ब्रेंट आ गया है और करीबन $60 प्रति बैरल नाइमेक्स आ गया है। ये थोड़ा बहुत हमारा जो अनुमान था उससे विपरीत चाल चली है कच्चे तेल ने, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि ठंडी के मौसम धीरे धीरे जैसे गुजरते जाएंगे और गर्मी आ जाएगी, तब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का दायरा आ सकता है। रुपया, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे थे, मजबूती रुपए में आएगी और हमने देखा है कि 63 रुपए प्रति डॉलर के नीचे के दाम चल रहे हैं। जो मैंने कल या कुछ क्षण पहले देखा था तो 72.75 और 72.80 का भाव चल रहा था प्रत्येक डॉलर का रुपए के मुकाबले, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द आपको 72.50 उसके आसपास जाता हुआ नजर आएगा। और अगर जिस तरीके से
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में निवेश कर रहे हैं और नीतियों के आधार पर और डॉलर हमारे देश में आते जाएंगे तो दो तरफा फायदा होगा। एक तो रुपया मजबूत होगा और दूसरा हमारा जो डॉलर का भंडार है आरबीआई के पास, सरकार के पास, वो बढ़ता जाएगा, जिससे मेरे ख्याल से किसी भी अनिश्चितता का सामना हम कर सकते हैं। छोटी मोटी गिरावट से आपको बिल्कुल ही ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, ये एक नियम है बाजार का और ये दोनों ही चाल जो बाजार चलता है वो हमें अपना लेनी चाहिए। इसके साथ साथ और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम जिस स्तर पर कामकाज कर रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी पर, ये स्तर हमने कभी देखा नहीं था। और मेरी दरखास्त है आप लोगों से कि हमें अब आदत डाल लेनी चाहिए कि हमें अब और भी ऊपर के स्तर देखना बाकी है। हाँ, ये बात अलग है कि एक सर्वोच्च स्तर के बाद कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस पर दायरे में कामकाज होता है, मुनाफा वसूली थी, लेकिन हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि अब काफी सारे ऊपर के 10 स्तर हैं जो हम देख सकेंगे। कोविड महामारी को लेकर के या फिर वुहान वायरस या चाइनीज वायरस, जो भी उपनाम आप देना चाहे आप दे सकते हैं, तो इसको लेकर के कुछ शहरों में कुछ चिंता के आंकड़े दिखाई दिए, खास करके हमारे शहर महाराष्ट्र मुंबई में, जहां पर कुछ लोग अनुशासन नियमों का पालन नहीं करते हैं और उसके कारण ये आंकड़े ऊपर जा रहे हैं। तो मेरी दरखास्त है सभी लोगों से कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी यानी कि जो भी नियम हेल्थ डिपार्टमेंट से, सरकार के तरफ से जो भी हमें कहा गया है हम उसका पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना करके रखें, वरना फिर ऐसी परिस्थिति ना हो जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि आप मजबूर मत करें हमें फिर से लॉकडाउन की परिस्थिति। तो मेहरबानी करके कोविडियट बनने की जरूरत नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक की तरह मान करते हुए जो भी नियमों का पालन करने को कहा है हमें, हम करना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति खराब होती है और कुछ शहरों में, तो शायद इसका एक असर बाजार पे देखना मिलता है। मतलब संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी अदाकारी करनी चाहिए। रुपया, जैसे मैं बोल रहा था, 72.50 के आसपास आ सकता है आने वाले समय में। और जहां तक रहा सवाल एक विकल्प का, जो हम हर बार आपको बताते हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर, तो इस बार ही हमने चुना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। और ये क्षेत्र इसलिए चुना है क्योंकि आपने शायद कई बार सुना होगा हमारे जिम्बा से कि हमने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा बजटरी एलोकेशन किया गया, और जिस तरीके से भारत निर्माण की बात की है, जिस तरीके से मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज करना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, वगैरह वगैरह। तो एक मझौली कंपनी है जिसका नाम है PNC इंफ्रा। इसका मेरे ख्याल से मौजूदा दाम करीबन 260-70 के आसपास है। और जिस तरीके से इस कंपनी का कामकाज रहा है पिछले इतिहास में, आंकड़े जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से उम्मीद है कि सरकार जो खर्चा करेगी, वित्तीय ढांचा मजबूत बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेगी, उसका कुछ हिस्सा इस कंपनी को आ सकता है। और उस तर्क के आधार पर हमने लंबी अवधि के लिए PNC इंफ्रा का लक्ष्य रखा है 340 का। ये डिस्क्लोजर देते हुए कि अगर नतीजे अच्छे आए, ऑर्डर अच्छे मिले और उस ऑर्डर बुक को इस कंपनी एग्जीक्यूट कर सकी बेहतरीन तरीके से, तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। मैं मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी की सेहत अच्छी रहे और आप सभी से विनती कि एक अच्छे नागरिक की तरह जो भी नियमों का पालन करना है वो करें, कोविड न बने। अगले हफ्ते तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।